सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर रहे होंगे। सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स प्लस में जहां भी आपके प्रीवियस ईयर आए होंगे वो, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कोई इसमें फालतू बकवास नहीं रहेगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे होंगे। तो पीरियोडिक टेबल, इसकी पहले तो हम वेटेज देख लेते हैं। वेटेज इसकी है 2 क्वेश्चन की। अब जैसे कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो इसकी 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से क्वेश्चन अभी तक बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो है आईयूपैक नेम, यहां से क्वेश्चन आया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर से क्वेश्चन आया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आया है। बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया है। ऑक्साइड से क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो इन सबको और साथ ही पूरे एनसीईआरटी को हम कवर करते चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले वाला पैराग्राफ में दे रखा है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो देखो, बहुत लंबा पैराग्राफ दे रखा है, उसमें बहुत लंबा पैराग्राफ दे रखा है। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से हिस्ट्री से आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसमें से अगर पूछा गया तो एक लाइन पूछेंगे कि एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट नोन है, तो 114 एलिमेंट अभी इस टाइम पे नोन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने तरीके से क्लासिफाई करने की सोचा एलिमेंट्स को। सबसे पहले आया हमारा डॉबर्नियर ट्रायड। इसमें क्या था, अरेंज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। उसने क्या किया, 3 के ग्रुप में सबको एलिमेंट को अरेंज कर दिया। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। इसने बोला कि अगर लिथियम और पोटेशियम है तो इनका जो एटॉमिक मास होगा, सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, इसने अपनी ये थ्योरी दे दी। इसका ड्रॉबैक क्या निकला, ऑल नोन एलिमेंट्स वर नॉट ग्रुप्ड इन ट्रायड। जो मतलब कुछ तक ये कर पाया और आगे यहाँ पे ये ट्रायड में इनको अरेंज नहीं कर पाया, तो ये डॉबर्नियर ट्रायड था। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका नीट में। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या किया इसने, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन एवरी 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसने बोला कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है, इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी और इनको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी कुछ ड्रॉबैक निकला। वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, ये सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। नो पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, इसने इनर्ट गैस की कोई पोजीशन नहीं दी। डज नॉट वर्कड फॉर हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स के लिए इसका कोई भी काम नहीं था। उसके बाद बात करते हैं लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व आया, उसने एक प्लॉट करा ग्राफ, किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। वहां पे इसने देखा इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लो एक और पॉइंट लगा के एग्जामिनर आपसे कुछ भी दे देगा और बोलेगा ओड वन आउट बताओ, तो आपको ये तीनों जो इसके ऑब्जर्वेशन है वो याद करनी जरूरी है। तो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन द ग्राफ। इसने बोला कि जो एल्कली मेटल है, जो ग्रुप 1 है, उसने क्या किया, यहाँ पे हमारी टॉप पोजीशन ले रखी है। ठीक है, उसने बोला फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड द डिसेंडिंग पोजीशन। इसने बोला कि नीचे उतरते वक्त क्या बैठे हैं, हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल बैठे हैं। ठीक है, हेलोजन ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग असेंडिंग पोजीशन, सॉरी असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते वक्त हमारे क्या है, हेलोजन्स हैं। तो इसने ये सारी इसकी ऑब्जर्वेशन है, ये याद करनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिर आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। इसकी कुछ एडवांटेजेस थी और डिसएडवांटेजेस थी। क्या क्या एडवांटेजेस थी, ये सिंप्लीफाइड स्टडी था इसका, मतलब इसको हम सिंपली स्टडी कर सकते हैं। सम वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर डिस्कवरिंग न्यू एलिमेंट्स। इसने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसकी भी पोजीशन छोड़ दी, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये जो एलिमेंट फ्यूचर में आएगा उसके लिए भी स्पेस खाली है, तो हमें पूरा पीरियोडिक टेबल या फिर पूरा अरेंजमेंट दोबारा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इका एल्यूमिनियम हमारा गैलियम के लिए था, इका सिलिकॉन हमारा जर्मेनियम के लिए था। इसने करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का इसने क्या किया, एटॉमिक मास को करेक्ट किया। ठीक है जी। ड्रॉबैक्स की बात करें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसकी ही जगह फिक्स नहीं थी इसके ड्रॉबैक में। कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की रीजन ये नहीं बता पाया कि क्यों ये सारी पीरियोडिक वेरिएशन या फिर पीरियोडिक सिमिलैरिटीज हमें दिख रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द म्यूजलीज लॉ। इसने क्या किया, बहुत सारे हमारे पास एक्सरे इमिट करी।
ठीक है, और वहां से एक रिजल्ट निकाला कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो अभी तक जो कहानी चल रही थी एटॉमिक मास की वो फेल हो गई और उसकी जगह किसने ले ली, एटॉमिक नंबर ने ले ली। ठीक है जी, समझ में आ गया। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि एक पीरियोडिक टाइम में अपनी प्रॉपर्टीज को अगर वो फिर से रिपीट कर रहा है तो उसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और यहां से एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया। अब इसके अनुसार हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं, 4 ब्लॉक हैं, उसमें है एस पी डी एफ। ठीक है, एस हम आपके सिलेबस से डिस्कार्ड कर दिया गया है, पर क्वेश्चन देखो आ सकता है पीरियोडिक टेबल में घुसा के पूछ लेंगे आपसे एस ब्लॉक का क्वेश्चन। तो मतलब ज्यादा डीप में ना जाके ओवरव्यू आप इसका ले लीजिएगा। ठीक है, इसको ग्रुप 1 होते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1 और 2। 1 होती है ग्रुप 1 की और 2 होती है ग्रुप 2 की। ठीक है, पी ब्लॉक की बात करें तो 13 से लेके 18 तक हमारे क्या आएंगे, पी ब्लॉक आएगा। डी ब्लॉक हमारा ग्रुप 3 होगा, 12 ग्रुप 3 से 12 तक हमारा डी ब्लॉक होगा। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक होगा। इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये सारी चीज हम डी ब्लॉक जो पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ा रही होंगी कि 4F सीरीज कौन सी है और 5S सीरीज कौन सी है। ठीक है, कहां से कहां तक इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां तक हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज है और कहां से कहां तक हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन में एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये सारी चीजें किसकी हैं, डी ब्लॉक की हैं। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में लिख रखा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपके डी ब्लॉक में कर रही होंगी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इकट्ठा मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें, किस किस के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका क्या है, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो है। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं आईयूपैक नेम, जहां से क्वेश्चन आया है, जहां से क्वेश्चन आया है। देखो इसमें बहुत इजी है, 0 को निल बोला गया है, 1 को अन बोला गया है, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन बोला गया है और सफिक्स इनका इनियम लगेगा। एग्जाम्पल देख रखते हैं 101, 1 को क्या बोला गया है, अन, 0 को निल, फिर अन और ईएम। तो ये आपका बन गया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, अन, बाय, निल, यम। ठीक है जी, समझ में आ गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दी आपको क्या है। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, नॉट फाउंड इन द प्योर स्टेट। आपको कहीं भी प्योर स्टेट में नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। देखो एग्जामिनर ना आपको यहाँ पे घुमा सकता है, आप सोचोगे ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन कैसे दे दिया, पर ये पीरियोडिक टेबल में दे रखा है। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बनाते हैं कोवेलेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ रहे होंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, डीएफ भी हम बहुत ही कमिंग लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। अब पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब क्या क्या हमारे पास चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं। ठीक है, या एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे और ये बेसिक्स बनाएगा आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ ली और समझ ली तो आगे आने वाले चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की। क्या होता है एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस होती है या फिर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स हैं और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। टाइप्स क्या है, कोवेलेंट रेडियाई होगा, मेटेलिक रेडियाई होगा, वंडरवॉल रेडियाई होगा और आयनिक रेडियाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि रेडियस ऑफ वंडरवॉल, मेटेलिक और कोवेलेंट, इनमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि वंडरवॉल का जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और वंडरवॉल में भी इनर्ट गैस और नॉन मेटल में से किसका ज्यादा होगा, तो इनर्ट गैस का ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कैटायनिक रेडिया और एनायनिक रेडिया की बात करें तो देखो मैं आपको बहुत ही साधारण चीज में ये चीज समझा दूं कि मान लो आपके पास क्या है,
आपके पास मान लो Al है, ठीक है, आपके पास क्या है, Al है, आपके पास मान लो Al है, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन गया Al प्लस। अब आपने कुछ चीज निकाल ली है तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मान लो इससे आप एक और चीज एक और इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो ये बन गया Al2 प्लस। तो मतलब 2 प्लस मतलब और साइज कम हो गया, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे तो ये बन जाएगा Al3 प्लस। तो मतलब कि इसका साइज और डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर if you guys add electron then the size increases। सपोज आपके पास फ्लोरीन है और आपके पास F माइनस है, इनमें से किसका साइज बड़ा होगा, सोचो। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। अब किसी चीज का एडिशन हो रहा है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो साइज इसका बड़ा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझ लो कि अगर प्लस लिखा हुआ है तो उसका साइज क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। और अगर माइनस लिखा हुआ है तो उसका साइज बढ़ा है, ठीक है जी। यहीं पे यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करी गई है कि फ्लोरीन और एल्यूमिनियम से किसका हमारा कैटायनिक रेडियस ज्यादा है और एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट रेडियाई फॉर क्रोमियम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले अगर आपको कंपाउंड दे रखे हैं तो उसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जैसा कि मैंने बोला, जितना ज्यादा प्लस का साइन उतना ज्यादा छोटा साइज, ठीक है। तो यहाँ पे Cr0, Cr2 प्लस 3 और 6, समझ में आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ समझ में आ गया। जितना ज्यादा प्लस का साइन, पॉजिटिविटी जितनी होगी उतना साइज कम होगा, याद रखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है। अब O2 में यहाँ पे 8 होते हैं वैसे, प्लस इसमें 2 और ऐड कर दिए इसने तो 10 बन गए, ठीक है। फ्लोरीन में 9 होता है, प्लस एक और कर दिया तो 10 हो गए, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो अगेन हम चार्ज देखेंगे, ठीक है, हम चार्ज देखेंगे तो माइनस वाले का सबसे ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। फ्लोरीन में एक हुआ है, यहाँ पे एक लूज हुआ है और +2 हमारे 2 लूज हुए हैं, तो साइज सबसे छोटा हमारे पास Mg2+ का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, क्या क्या फैक्टर्स हैं अब जो एटॉमिक रेडियाई को हमारे अफेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स, देखो जितने आप नंबर ऑफ शेल बताओ, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एस हमारा शेल आ गया, ये पी आ गया, ये डी आ गया। जैसे जैसे आप शेल बढ़ाते गए वैसे वैसे आपका साइज इंक्रीज होता दिख रहा है आपको। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास शेल्स जो है इंक्रीज होंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल्स इंक्रीज होंगे और साइज हमारा इंक्रीज होगा। राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा। अब अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये हमारे शेल्स हैं, अगर ये चार्ज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, अपने आप अट्रैक्ट करेगा इन सारे शेल्स को, तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम हो जाएगा, तो पीरियड के अलोंग क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज होगा। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे आ गई एक्सेप्शन, ठीक है। केमिस्ट्री सारा एक्सेप्शन का खेल है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, साइज ऑफ इनर्ट गैसेस लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज दे हैव वंडर वॉल रेडियाई। अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि वंडर वॉल रेडियाई सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो नियोन यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा आ गया। देखो वैसे देखा जाए तो नियोन आना था यहाँ पे, ठीक है, नियोन आना था, नियोन का सबसे छोटा होना चाहिए था साइज, क्योंकि वहां पे बिल्कुल एंड में है वो पीरियोडिक टेबल के। बट यहाँ पे वंडरवॉल रेडियाई आने के कारण यहाँ पे इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एल्कली मेटल्स हैव ग्रेटर रेडियाई देन द हैलोजेंस, ये भी एक पॉइंट याद रखने का है। ये ना सारे की पॉइंट्स आप बना के एक कॉपी में लिख लो ताकि एंड मोमेंट पे आपको काम आए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इफेक्ट कर रहा है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी बताया मैंने, ठीक है। शील्डिंग क्या होती है सबसे पहले वो देख लेते हैं, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग, रिपल्शन ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन बाय इज कॉल्ड द शील्डिंग। मतलब कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हो रही है उसको शील्डिंग बोलेंगे। अगर मान लो रिपल्शन हो रही है तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। रिपल्शन हो रही है तो दोनों क्या करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही लिख रखा है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे शील्डिंग बढ़ेंगी, शील्डिंग बढ़ रही है मतलब कि चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बात हो गई, ठीक है। तो शील्डिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूरा शील्डिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो एस की सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर होगी, मतलब वो क्या करेगा, रिपल्शन इसमें बहुत ज्यादा होगी, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। पी और फिर डी फिर एफ,
समझ में आ गया? ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ना आपकी बोरोन फैमिली है, 13th ग्रुप, ठीक है। बैंगन गाजर आलू इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बकायदा ये चीज यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है। पर यहाँ पे आ गई डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की है शील्डिंग पावर कम, शील्डिंग पावर कम होने के कारण इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया, ठीक है। रिपल्शन इतनी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारा साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट होने के चांसेस है। आगे बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग हाइड्रेशन, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब जो दो चीजों पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करेगी, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एन आयन। सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे, ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे साइज। अब चार्ज की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, सबका क्या है, साइज, सॉरी चार्ज सेम है, तो हमारी प्रायोरिटी वाली चीज तो गई, ठीक है। अब देखेंगे हम साइज, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा हाइड्रेशन का। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आपकी मोबिलिटी पे, आपकी कंडक्टेंस पे, आपकी हाइड्रेशन पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम चार्ज की बात करें तो देखो, चार्ज इसमें साइज कितना भी बड़ा हो छोटा हो, चार्ज अगर बड़ा है तो आपके पास यहाँ पे माइनस वगैरह साइन नहीं देखते हम, ठीक है। चार्ज जितना बड़ा है उतना हमारे पास क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। अब कंडक्टेंस आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। देखो इसका मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ याद करने का। आपने टेनिस बॉल देखी है, टेनिस बॉल को अगर आप गीला कर दो, उसको पानी में डाल दो, तो उसकी हैवीनेस इंक्रीज हो जाती है। तो जब आप उस बॉल को फेंकते हो तो वो कम स्पीड से जाती है, ठीक है, मतलब कि मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो दैट इज, जितना आप उसको गीला करोगे, मतलब उसकी हाइड्रेशन बढ़ाओगे, उतनी उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, दैट्स इट। इस पॉइंट से, इस टेनिस बॉल से आप याद कर सकते हो। नीट में क्वेश्चन आया है, हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी बता दो एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम मतलब हाइड्रेशन की बात हो रही है, समझ गए। आयनिक मोबिलिटी मैंने बता दी। तो जितना ज्यादा चार्ज, चार्ज देखा सबसे पहले, चार्ज देखो सबसे पहले, बात खत्म। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन, ठीक है, फिर हमारे पास आयनिक मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में? ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या है, हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंक्रीज इन मास इज मोर ग्रेटर देन द वॉल्यूम, मास का पलड़ा भारी होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है। एक्सेप्शन इसमें भी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिथियम, सोडियम आना चाहिए था पर पोटेशियम आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो की पॉइंट अगेन यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है, पीरियोडिसिटी का सेकंड पॉइंट आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियम एटम। क्या बोल रहा है, ये अगर न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लटक रहा है, इसको हम कितनी एनर्जी दे दें कि ये बाहर निकल जाए, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसको गैसियस, हमारे पास गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। यूनिट आप इसकी देख लो, ठीक है, किलो जूल पर मोल है, किलो कैलोरी पर मोल है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये पॉइंट याद रखने का है, ठीक है। और हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ऐसे ही होती है। मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Al प्लस बनेगा, दूसरा बनेगा Al2 प्लस निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब Al3 प्लस बनेगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास इसको निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये पॉइंट भी याद रखने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर क्या है जो इफेक्ट कर रहे हैं। एटॉमिक साइज की बात करें, देखो बात इतनी सी है, जितना आप साइज को बड़ा रखोगे उतना ये न्यूक्लियस से दूर रहेगा। अब न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो इस पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे। तो आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे ना बाहर से तो ये निकल जाएगा, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप इसे यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, न्यूक्लियस के बहुत पास, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगा, तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसका। एक्सेप्शन इसकी भी है, एल्यूमिनियम और गैलियम की, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, ये मैं आपको डी ब्लॉक में समझा रही होंगी, ठीक है। पेनिट्रेशन की पावर की बात करें, एसपीडीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात मैंने आपको बताई है कि
जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, जितना ज्यादा हमारे पास रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना बड़ा साइज होगा, साइज बड़ा होगा तो हमारे पास बहुत कम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की हमारी स्टेबल होती है। अब देखो किसी भी स्टेबल चीज को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द अनस्टेबल चीज। ठीक है, जो स्टेबल है उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इसके लिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास लगेगी। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन में यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, इनर्ट गैस की हमारे पास मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। समझ गए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, साइज से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब कहाँ कहाँ हम इसे एप्लीफाई कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि साइज जो है बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे और निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जल्दी निकलेगा वो। ठीक है, अब जल्दी निकलेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। मेटल्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं जल्दी से, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अलोंग द पीरियड बात करें तो अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या है, चार्ज बढ़ रहा था, चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा। ठीक है, साइज कम होगा, चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मत समझना कि क्वेश्चन नहीं आए, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, आगे भी काम आएंगे, आगे भी क्वेश्चन आए हैं, यहाँ भी क्वेश्चन आए हैं। रिएक्टिविटी की बात करें, अब देखो भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी तो रिएक्ट करेगा, तो डाउन द ग्रुप एनर्जी कम होगी, लूज होगा इलेक्ट्रॉन और रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। आ गई बात समझ में। हेलोजेंस की बात करें, यहाँ पे ये एक्सेप्शन बन जाती है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये आपको की पॉइंट में लिख देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। देखो हमारे पास क्या होता है, मान लो ये एक एलिमेंट है ए प्लस बी, एक ने क्या किया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन तो ए प्लस बन गया, और एक ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया तो बी माइनस बन गया। जिसने हमारा लूज किया वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने हमारा इलेक्ट्रॉन दिया है, और बी माइनस बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, डाउन द ग्रुप एनर्जी कम हो रही है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, जिसने देने की क्षमता है वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ भी आएगी, लिथियम सबसे ज्यादा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा आएगा, की पॉइंट में लिख लो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 एनर्जी से हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर को वो करते हैं मेजर। इसमें आता है सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, इस केस में तो लिथियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है, अलोंग पीरियड बात करें तो एनर्जी इंक्रीज होगी, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारा सीजियम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा लिथियम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन फ्लोरीन है। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। उसमें क्या था, हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है, तो उसमें हमें कितनी एनर्जी देनी थी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम, कितनी हमारे पास क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यूनिट इसकी सेम है। ठीक है, तो सक्सेसिव अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, मान लो ये एक आइसोलेटेड एटम था, उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इस दौरान जो हमारी रिलीज हुई एनर्जी वो माइनस में आएगी। ठीक है, ये बन गया O माइनस। अब हम चाह रहे हैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे देना। अब भाई अगर नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन। ये नहीं चाहता कि ये इसमें आए, पर ये आ गया, तो यहाँ पे हमें इसे एनर्जी देनी पड़ी, ना कि रिलीज हुई, यहाँ पे अब्सॉर्ब हुई। ठीक है, हम इसे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, भाई तू ले ले, भाई तू इलेक्ट्रॉन प्लीज ले ले, रिश्वत ले ले हमसे, पर तू हमारी
इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिलीज के बजाय उसने क्या किया, अब्सॉर्ब किया। ठीक है, अब्सॉर्ब किया। तो यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2 ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। इन फर्स्ट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द O एटम बाय द कमिंग इलेक्ट्रॉन। और बाकी में हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसिव में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, O माइनस में गया तो रिलीज होगी, F माइनस में गया तो रिलीज होगी, पर S अगर S2 माइनस में जा रहा है, 2 माइनस, मतलब कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है एनर्जी की, हमें रिश्वत देनी पड़ी है। क्वेश्चन आया हुआ है, नीट PYQ है ये। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सेम है बिल्कुल, अभी जो पढ़ के आए हो सेम फैक्टर्स हैं। अगर आपने वो चीज समझ ली तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। एटॉमिक साइज की बात करें, सबसे पहले साइज बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, सेम ट्रेंड है, बिल्कुल सेम ट्रेंड। ठीक है, चार्ज की बात करें सेम, अगर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम एज बिफोर। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास हाफ फिल और फुली फिल्ड हमारे पास स्टेबल होते हैं। वाई Cl हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि Cl की हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है। देखो फ्लोरीन में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, 2p5 है। तो इसमें जो p ऑर्बिटल है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में है, तो इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। अब मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो ये छोटा, अगर देखो घर अगर छोटा है तो दिक्कतें भी तो ज्यादा होंगी, नया मेहमान आने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे क्या होनी, लड़ाइयां शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होनी शुरू हो गई। ठीक है, समझ में आ गई। तो रिपल्शन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी कम हो गई। एफिनिटी मतलब प्यार, इलेक्ट्रॉन से प्यार हमारा कम हो गया। हम नहीं चाहते हमारे घर में कोई अतिथि मेहमान आए, तो यहाँ पे हमारी क्या हो गया, प्यार कम हो गया। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 3p5 है, 3 BHK, यहाँ था 2 BHK। ठीक है, यहाँ है 3 BHK, एक कमरा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, तो रिपल्शन नहीं होंगी, लड़ाइयां नहीं होंगी, तो हमारे पास क्या होगा, प्यार बढ़ जाएगा। तो इसी कारण क्लोरीन में सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है। आ गई बात समझ में। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो HCl है, ठीक है, Cl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल है, तो अपनी तानाशाही चलाएगा और हाइड्रोजन से भी अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये यूनिटलेस होता है। फैक्टर क्या क्या है इसके, एटॉमिक रेडियाई है सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पे सेम एज बिफोर, शील्डिंग पे सेम एज बिफोर। ठीक है जी। एस कैरेक्टर की बात करें, हाँ ये एक पॉइंट नया आ जाता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, SP की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली है। ठीक है, जब आप ट्रेंड्स देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो उसमें यार हमारा SP, SP2, SP3 काम आएगा। तो ये एस कैरेक्टर है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन देखें इसकी, तो नेचर ऑफ बॉन्ड हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, H2Cl2, तो इनमें क्या है, हमारे पास ये नॉन पोलर है, कोई पोल नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, H दोनों सिमिलर है, कोई पोल नहीं है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास क्या है, आयनिक आयनिक करेक्टर हम पता लगा सकते हैं। आयनिक करेक्टर हम कैसे, आयनिक आयनिक मतलब दो आयन है, HCl, दो आयन है, तो इनके बीच में हम आयनिक कैरेक्टर देख सकते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, और उतना ज्यादा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है जी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो इसकी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ये पावरफुल है, ये तो जकड़ के रखेगा अपने आप में, ये टूटने नहीं देगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें, जितना बड़ा साइज होगा H और I, H छोटा सा है, I हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ठीक है, सेम एज दिस। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, लुइस एसिड हमारा कौन सा होता है, जो एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन पेयर को। लुइस बेस कौन सा होता है हमारे पास, जो गिव कर दे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अलोंग अ पीरियड बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, इंपॉर्टेंट है।
ये सारे ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें, इफ सेंट्रल एटम सेम है, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। ऐसे ये सिमिलर है, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको सिर्फ याद करना है। आप सोचोगे ये होना चाहिए ट्रेंड, पर ये गलत होगा, इसको आप अलग से नोट करके लिख लेना और इसको याद कर लेना कि ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, जो एसिड और बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करें। अब ये एक निमोनिक बना रखा है, ठीक है, जिससे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद कर सकते हैं। जिसको भी करनी है पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियना, जर्मनी, ठीक है। तो ये सारे आपकी यहाँ से पूरे आपके पूरे ओवरऑल सिलेबस के जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। टेंडेंसी टू गिव OH, OH इंक्रीजेस तो बेसिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा ट्रेंड आ गया। जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, कमजोर होगी, तो OH जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो OH अगर रिलीज हो गया सोल्यूशन में तो दैट इज अ बेसिक सोल्यूशन। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये बेसिक नेचर हो गया। आगे बात समझ में। हाइड्राइड की बात करें तो बॉन्ड लेंथ नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अलोंग अ पीरियड बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। ये इसका ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। मैंने बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा कुछ आएगा इस चैप्टर से, और ये बेसिक्स बनाता है आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। या आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल, पेनिट्रेशन पावर, ये सारा बेसिक्स है, ठीक है। तो इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, जितनी भी एक्सेप्शन हुई है उनको एक नोटबुक में की पॉइंट की तरह लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे याद रहे। इससे बाहर आई गारंटी यू पीरियोडिक टेबल से नहीं आएगा। और ये वीडियो आपके लिए इनफ है टू आइडेंटिफाई कि पीरियोडिक टेबल आगे हमारा कैसे हेल्प कर सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पढ़ते रहो, बहुत कम दिन बच गए आपके नीट के लिए। अपना कर्म करते रहो बिना फल की चिंता करे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।